ठीक है सर। तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन होगा इन द फॉर्म ऑफ साइन या कॉस होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो। एलसी और सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। इनिशियली t इक्वल टू 0 पर मैंने टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर Q0 माना है। इनिशियली देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इंडक्टर, देयर इज नो मैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड इंडक्टर एट इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया है तो ये चार्ज फ्लो होगा, तो यहाँ पर एक इंड्यूस बैटरी भी डेवलप होगी। अब चार्ज फ्लो हुआ तो मैंने केवीएल किसी टाइम t पर देखा तो कैपेसिटर में जो चार्ज है वो Q है, इधर इंड्यूस बैटरी डेवलप होगी अपोजिंग नेचर की, और वो कितना डेवलप होता है L di/dt। मैंने केवीएल अप्लाई किया तो ये आया, और जो करंट होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होगा। इसको रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट के बाद di/dt इज इक्वल टू -1/LC इंटू Q, I का वैल्यू पुट कर दिया dq/dt, तो ये हो जाएगा d2q/dt², डबल डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM से कंपेयर किया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आया 1/√LC, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाता है तो टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω। जल्दी बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, यस अब ये जो इक्वेशन आई डबल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो साइन के फॉर्म में होता है या फिर कॉस के फॉर्म में होता है, और कौन सा होगा, और वो मैक्सिमम चार्ज कितना है Q0 है, तो साइन के फॉर्म में होगा, साइन ओमेगा t होगा, या फिर कॉस ओमेगा t होगा। इस फॉर्म का सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है, या +5 या ±5 कुछ भी बोल दो, इस टाइप का सॉल्यूशन होगा इसका। अच्छा, कौन सा होगा जरा वो देखते हैं। यदि मैं t इक्वल टू 0 पे बात करूं तो t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर से मैक्सिमम चार्ज मिलना चाहिए। तो फिर ये वाला, यदि मैं फाई का वैल्यू 0 मानूं, इस फाई इक्वल टू 0, तब फिर ये वाला सॉल्यूशन नहीं होगा, ये वाला सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मुझे इनिशियल कंडीशन पता है cos ओमेगा t, क्योंकि t इक्वल टू 0 रखूंगा तो t इक्वल टू 0 पर चार्ज का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम मिलना चाहिए। Q मैक्सिमम होना चाहिए और वो Q0 होना चाहिए, इनिशियल कंडीशन मुझे पता है। तो जो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑन कैपेसिटर आएगा वो आपका Q ये होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। तो ये चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। अच्छा, करंट की बात करूं तो I इज इक्वल टू dq/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q0 ओमेगा इंटू साइन माइनस ओमेगा t। It will be the current on circuit at equal to as a function of time. Agree or not? जल्दी बोलो। सर सर अगर फाई को 0 ना लें तो दूसरा वाला भी तो सॉल्यूशन हो सकता है, अगर π/2 हो जाए फाई तो। अरे तो फाई को 0 मानना ही पड़ेगा इनिशियल कंडीशन, यदि ये है t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पर Q0 होना चाहिए। नहीं, फाई को सर, फाई को 0 मानूंगा तभी तो कॉस लिख सकता हूँ, t इक्वल टू 0 पर तभी तो सेटिस्फाई करेगा। नहीं तो फिर मुझे यदि फाई को 0 ना मानूं, कुछ π/2 मान लूंगा तो फिर साइन लिखना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ भाई, ठीक है सर। तो मतलब वो फाई पे डिपेंड करेगा ना स्टार्टिंग में भी। और क्या। तो यहां से आपके पास आ गया चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया, ये करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी बोलो। अच्छा, यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ये मिटा दूं इधर वाला,
Yes, sir. Yes. कॉपी कॉपी कर लो बाकी लोग। सर कल कोई टेस्ट नहीं है ना आपका? नहीं, कल नहीं। ओके सर। सर अगर इनिशियल फेज में सारा एनर्जी इंडक्टर में है तो क्यू का जो वैल्यू है वो साइन वाला लेंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पे बात करें, हमारे पास जो ओमेगा आया था वो आया था 1/√LC, और जो टाइम पीरियड आया था वो आया था 2π/ओमेगा। यदि मैं मतलब जैसे जैसे टाइम, यदि मैं चार्ज का ग्राफ प्लॉट करूं तो चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो कुछ ऐसा आएगा। यदि एक टाइम पीरियड की बात करूं तो ये चार्ज आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा Q0, ये होगा मिनिमम वैल्यू -Q0, ये जो टाइम होगा 0 होगा, ये जो टाइम होगा वो कैपिटल T/4 होगा, ये जो टाइम होगा वो कैपिटल T/2 होगा, ये जो टाइम होगा वो 3T/4 होगा, और ये जो टाइम होगा वो कैपिटल T होगा। ये वेरिएशन समझ में आया? यस सर। मतलब T/4 के टाइम के बाद ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर चार्जिंग होगी, लेकिन अपोजिट पोलरिटी में होगी। ये वाला नेगेटिव प्लेट होगा, ये वाला पॉजिटिव प्लेट होगा, और जब T/2 होगा तो सब एनालाइज कर सकते हो इस ग्राफ से इसको। सर मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी ना? बिल्कुल। मतलब अब पहले क्या होगी, डिस्चार्जिंग होगी, फिर चार्जिंग अपोजिट पोलरिटी के साथ होगी, फिर डिस्चार्जिंग होगी, इस तरीके से चलता जाएगा। अच्छा, एनर्जी ऑन कैपेसिटर की बात करूं तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो वो क्या होता है 1/2 Q²/C। क्या यही था फॉर्मूला एनर्जी का? जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। तो यहां से एनर्जी 1/2C, और ये Q0² cos²ωt। शायद ये देख के आपको आइडिया लग गया होगा, यदि टाइम पीरियड कॉस का 2π होता है, कैपिटल T है, तो cos² का टाइम पीरियड कितना होगा? कैपिटल T/2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। मतलब एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ड्रॉ करूं ऑन कैपेसिटर तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा? ये T=0, ये T=T/2, T/4। ये ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। ये T/2, ये 3T/4, और ये T, और ये जो मैक्सिमम एनर्जी होगा, मैक्सिमम एनर्जी के कितना होगा? मैक्सिमम एनर्जी होगा 1/2 Q0²/C, और मैक्सिमम एनर्जी पहले T=0 पर होगा, फिर T/4 पर 0 होगी। T/4 पर क्या होगी? 0 होगी। 0। तो जो अच्छा T/4 पर 0 होगी, फिर जब -Q0 चार्ज होगा तब भी तो मैक्सिमम होगी, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो इसका जो एनर्जी का टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड ऑफ एनर्जी वो कितना होगा? T/2 होगा। ये टाइम पीरियड ऑफ एनर्जी इनसाइड कैपेसिटर। ऑफ एनर्जी इनसाइड कैपेसिटर। अच्छा, अब जब पूरी की पूरी एनर्जी T=0 पर कैपेसिटर के फॉर्म में होगी, उस टाइम पे मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। एनर्जी इनसाइड इंडक्टर की बात करूं, ये एनर्जी क्या है?
इनसाइड इंडक्टर, तो इसका बिल्कुल अपोजिट ग्राफ होगा। मतलब ये 0 और T/4 पर मैक्सिमम। ये बात कुछ समझ में आई नहीं आई? यस यस सर। सर ये वाली भाई, दोबारा yes, बता दीजिए। ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। सर अच्छा, ये ग्राफ आ जब गया। अच्छा तो जब यहाँ पर पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर में है तो इंडक्टर की एनर्जी क्या रहेगी? 0, क्योंकि अच्छा, टोटल एनर्जी तो ओके। कंजर्व है ना। यस सर, यस सर। तो जहां जहां यहाँ मैक्सिमम है वहां वहां क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। यस सर, अब समझ में आ गया? यस सर। T/2 3T/4 और ये T, तो ये जो ग्राफ आएगा ये एनर्जी किसका वेरिएशन है? इंडक्टर का एनर्जी का वेरिएशन है। तो समझ में आएगा अब एलसी ऑसिलेशन? जल्दी बोलो। सर अगर ये पूछे ओवरऑल एनर्जी का ग्राफ, तो सर एक हाँ। वो स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब एक कांस्टेंट लाइन होगी। किसका? सर अगर एनर्जी का सिर्फ ग्राफ पूछे। कांस्टेंट कहाँ है? ये है भाई। सर सिर्फ एनर्जी का, नहीं टोटल एनर्जी कैपेसिटर, की बात हो। टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कंजर्व। तो सर उसका एक कांस्टेंट लाइन होगी ना। अब देखो यहाँ से करंट आया था, ये करंट आया था, मैं भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ। एनर्जी इनसाइड इंडक्टर की बात करूं, ये एनर्जी इनसाइड इंडक्टर, इंडक्टर एनर्जी क्या था फॉर्मूला? 1/2 Li² ना। तो 1/2 L I², I² कितना? Q0² ओमेगा² sin² ओमेगा t। बात समझ में आई? दिख रहा है ना? 1/2 L Q0² ओमेगा² की जगह मैं ले सकता हूं 1/2 L C। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस सर। यस सर। यस राइट। सर। तो इसको और सिंप्लीफाई करूं, यहां लिख दे रहा हूं, तो L से L गया तो 1/2 Q0²/C sin² ओमेगा t। ये किसकी एनर्जी है? ये एनर्जी इंडक्टर का है। और यहां से रख के देख लो कि जब t=0 पर ये कैपेसिटर का मैक्सिमम है तो ये 0 होगा t=0 पर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मैथमेटिकली? यस सर। और दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ द इंडक्टर, वो 1/2 Q0²/C के बराबर आएगा। चेक करो, ऐड करके देखो, ये कॉमन sir. टर्म आएगा और sin² थीटा sin² ओमेगा टी प्लस cos² ओमेगा टी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी सिस्टम की? कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पूरे एनालिसिस क्लियर है? किस तरीके से एनर्जी का वेरिएशन और चार्ज का वेरिएशन सब क्लियर? यस और सर इसका भी टाइम पीरियड सर जो इंडक्टर एनर्जी का है वो वही सर रहेगा, T/2 रहेगा ना। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि T/2 के बाद एक ग्राफ रिपीट कर रहा है ना, तो इसका भी T/2 के बाद ही रिपीट कर रहा है। कॉपी कर लो फटाफट। सर एसएचएम में जैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनता था, बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही वैसे है, बनेगा। वो भी तो ऑसिलेशन ही था। यस
मिटा दो, कॉपी कर लिया तो। नहीं सर अभी कर रहा। कर लो। सर जब इंडक्टर से एनर्जी फ्लो करेगी तब भी ग्राफ में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना? किस चीज से ग्राफ? सर ये जो आपने ग्राफ बनाया यूएल और यूसी के। हाँ तो यूएल का ये बनेगा, यूसी का वो बनेगा। सर मतलब ऑपोजिट हो जाएगा ग्राफ फिर? अब वो देखना पड़ेगा। सर वो क्यू नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा ना फिर? बेटा टी इक्वल टू 0 पर यदि यदि कैपेसिटर पे चार्ज नहीं होगा, इंडक्टर पे पूरी एनर्जी होगी, तो टी इक्वल टू 0 पर सर इंडक्टर वाली मैक्सिमम होना चाहिए ना। हाँ सर। सर इक्वेशन कौन सी फॉलो करेगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कॉस वाली या क्यू नॉट साइन वाली? तुम खुद बताओ यार, टी इक्वल टू 0 पर क्या कैपेसिटर पे चार्ज 0 क्या मैक्सिमम होगा तब? सर कैपेसिटर पे 0 है, इंडक्टर पे है सारा चार्ज। इंडक्टर पे पूरी एनर्जी है ना, तो यदि ये वाली इक्वेशन लिखूंगा तो क्या टी इक्वल टू 0 पर 0 आ रहा है? नो चार्ज सर। ऑन कैपेसिटर। सर कॉस तो वाली यूज हो। सर विद रिस्पेक्ट अगर हम कैपेसिटर देखें तब तो साइन वाला यूज होगा ना? हाँ ओके सर। बता दो। यस। तो आपको वेरीफाई करना है साइन कब लिखना है, कॉस कब लिखना है, वो सब चेक के कंडीशन के हिसाब से, गिवन सिचुएशन के हिसाब से। रटने भर से काम थोड़ा ना चलेगा। मैंने तो एक सिचुएशन लेकर एनालाइज करवा दिया है। जनरली ऐसा ही पूछते हैं, कैपेसिटर पे देते हैं जनरली, इसलिए ये वाला कराया। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लिख लो, नेक्स्ट चैप्टर है अर्थ मैग्नेटिज्म। ब्रैकेट में लिख लेना परमानेंट मैग्नेट। अर्थ मैग्नेटिज्म परमानेंट मैग्नेट। अब थोड़ा सा तुम लोगों को बोरिंग सा चैप्टर है, हल्का फुल्का, क्योंकि बहुत चीजें लिखनी है, चीजें याद करनी है, डेफिनेशन है, टर्म्स है, तो उस चीज पे काम करते हैं, लिखते हैं एक एक करके क्या कर सकते हैं। ठीक, हम बार मैग्नेट की बात करें। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट पॉइंट के फॉर्म में लिखते जाते हैं। पहले तो बार मैग्नेट ये नॉर्थ पोल
साउथ पोल। एल ई बोल रहा हूं इसको, और ये डिस्टेंस बोल रहा हूं एल जी। बनाओ फिगर, बनाते जाओ। सर ऊपर वाला एल सी है और नीचे वाला एल जी है। ऊपर वाला एल ई और नीचे वाला एल जी। अब इसके अंदर पॉइंट के फॉर्म में लिखते जाओ। ये बना लिया सबने? यस सर। लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल। bar magnet consists of two equal and opposite magnetic pole. Bar magnet consists of two equal and opposite magnetic pole, north pole and south pole. North pole and south pole. इसी के अंदर दूसरा पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ, LE, जो यहां पर दिखाया है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ, LE, जो फिगर में दिखाया है। And it is less than its geometrical length, LG, and it is less than its geometrical length, LG. बेटा ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा यार, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। एक बार फिर से बोलिए। Bar magnet consists of two pole, north and south. यस सर। Poles, the shortest distance between two poles is called effective length, LE, and Yes. it is less than its geometrical length, LG. ओके सर। मतलब ये है, वैसे तो समझ में आ ही गया है, जो पोल्स होते हैं वो एग्जैक्टली बाहर नहीं होते हैं, थोड़ा सा अंदर होते हैं मैग्नेट के। ठीक है, तो जो पोल के बीच का सेपरेशन है उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। और ज्योमेट्रिकल लेंथ तो समझिएगा ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो बिल्कुल यहाँ मैग्नेट यहाँ से यहाँ तक के बीच में है, तो ये जो लेंथ होगा इसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वैसे समझना कुछ है नहीं है, एक आध टर्म में डिफाइन किए हैं, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है जी सर। Yes. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यदि किसी बार मैग्नेट को लटका दिया जाए एक स्ट्रिंग से क्या कर दिया जाए, लटका दिया जाए, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ पॉइंट करेगा, और ये जो होगा ये क्या होगा, ये होगा नॉर्थ। ठीक है ना, और ये क्या होगा, साउथ। जो अर्थ में हम देखते हैं ना नॉर्थ साउथ,
ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, ये बात समझ में आई थी नहीं कि नहीं? ये फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट है। क्या है? फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट। सर हाँ बोलो। सर नॉर्थ पोल साउथ पोल को फेस नहीं करेगा, मतलब कि नॉर्थ साउथ को फेस नहीं करेगा? अर्थ का मैग्नेट उल्टा होता है। अरे सॉरी सॉरी, ये हाँ 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 हाँ, ये साउथ। नहीं सर, सर वो हाँ आपने सही सही। बनाया था सर, अर्थ का मैग्नेट उल्टा होता है इसलिए नॉर्थ वाला हाँ नॉर्थ। सही 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 सही, मैं भी कंफ्यूज हो गया। हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये जो है, ये नॉर्थ ऑफ अर्थ, मतलब जो हमारा नॉर्थ, अर्थ के लिए जो हम नॉर्थ ऑफ बोलते हैं, ये वो नॉर्थ है। ठीक है। अच्छा, फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट है, ये क्लियर है, इसमें कुछ अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है। सर तो मैग्नेट का जो डायरेक्शन नॉर्थ पोल को फेस करेगा वो नॉर्थ साइड होगा मैग्नेट का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि वो एक्चुअली में साउथ पोल है जो नॉर्थ को फेस कर रहा है, बट उसको हम लोग नॉर्थ मार्क करते हैं। सर वो मतलब इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ अर्थ के ज्योमेट्रिक साउथ पे होता है। ये मैग्नेटिक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है ना। जो जो अर्थ के जैसे नॉर्थ को बोल रहा है, वो ये वो नॉर्थ है। ठीक सर, ओके। बस। और ठीक मैग्नेट है का? ना, मैग्नेट का ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मैग्नेट का नॉर्थ और अर्थ का नॉर्थ रिपेल नहीं करेगा? अर्थ का मैग्नेटिज्म उल्टा होता है, ज्योमेट्रिक अच्छा नॉर्थ पे साउथ पे। अर्थ का मैग्नेटिज्म उल्टा होता है भाई। अच्छा, ओके सर। हाँ ठीक है ना। ये ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है अर्थ का। ये क्या है? ज्योमेट्रिकल नॉर्थ लेकिन ऑफ अर्थ। मैग्नेट का नॉर्थ ज्योमेट्रिक साउथ को वो करता है ना, की तरफ फेस करता है। ज्योमेट्रिकल नॉर्थ ऑफ अर्थ, ये ज्योमेट्रिकल साउथ ऑफ अर्थ। ठीक है ना। इसी को यदि बोलूंगा तो ये भी बोल सकता हूं। और मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ। अच्छा, ओके सर। या इसको और बोलना है तो बोल सकता हूं मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अर्थ। आप समझ में आया? यस सर। यस। अच्छा, और जो मैग्नेटिक एक्सिस क्लियर हो गई। दूसरा, जो मैग्नेटिक एक्सिस से परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ करें, जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो इन वर्टिकल, उसमें ये प्लेन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। Clear? The plane which is passing through magnetic axis is called magnetic meridian. Clear? यस। अच्छा, तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ क्या हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ क्या है, फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट का नॉर्थ किधर पॉइंट करेगा और साउथ किधर पॉइंट करेगा, ये सारे पॉइंट इसमें डिस्कस किए, जनरल पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो किसी भी मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल ऑफ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल ऑफ मैग्नेट
does not exist. Does not exist. मतलब कहने का ये है कि यदि कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको यहां से ब्रेक कर दिया तो ये नॉर्थ और ये एक नया साउथ बन जाएगा, और ये नॉर्थ और ये साउथ। फर्दर ब्रेक करें तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। समझ गए? मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, सब चीजें याद करने वाली हैं। ये थोड़ा सा बोरिंग तो रहेगा लेकिन याद तो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। सर एक फिर सेकंड, बस एक सेकंड, अभी मतलब पीछे ही करें। यस सर, आप रख दीजिए। ठीक, अब हम बात करें सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज और पॉइंट, ये सब लिखते जाना। यदि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार आईआईटी में, पॉइंट के फॉर्म बना दिया है। यदि हमारे पास दो मटेरियल हैं, एक पी है एंड एक बार है वो क्यू है, देयर आर टू बार पी एंड क्यू। देख के आइडिया नहीं लगता, देख के ये नहीं बता सकते कौन सा मैग्नेट है कौन सा मैग्नेट नहीं है। हमें बताना है कि मैग्नेट कौन सा है और कौन सा मैग्नेट नहीं है। तो वन ऑफ देम इज मैग्नेट, बार मैग्नेट। वन ऑफ देम इज बार magnet and other is iron rod. Iron rod. Clear? सर ये नेक्स्ट पॉइंट है? नहीं, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है। There are two bars. One of them is bar magnet and other is iron rod. ठीक है? यदि मैंने इसको ऐसे रखा, ये P है और ये Q है, ठीक? एक बार ऐसे रखा, ये Q है और ये P है, ठीक? इस वाली सिचुएशन में नो फोर्स बिटवीन P एंड Q, नो फोर्स। इफ एक सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं बिटवीन P एंड Q, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन P एंड Q, फोर्स बिटवीन P एंड Q। तो बताओ इसमें P केस 1 बोल दें इसको। एक सिचुएशन बस। सर पी मैग्नेट होगा? हाँ, P magnet. then P will be magnet and Q will be iron rod, right? और उल्टा कर देंगे तो वाइस वर्सा।
कॉपी और करो सर मान फटाफट। लीजिए हमने क्यू को नीचे अलाइन कर दिया तो सर उसमें फिर रिपल्शन होगा नहीं, सेकंड वाले डायग्राम में, अगर पी की जगह क्यू रख दिया और क्यू की जगह पी। तो फिर ये हो गया ना। रिपल्शन तो पॉसिबल ही नहीं है ना मैग्नेट और आयरन में। हाँ, रिपल्शन तो पॉसिबल ही नहीं ना। ओके। रिपल्शन तो तब होगा जब दो मैग्नेट हैं और दोनों के अपोजिट पोल एक दूसरे के, दोनों के सेम पोल एक दूसरे के सामने हो। सर बट ये होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि यहाँ से या तो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होंगी या आ रही होंगी, यदि ये मैग्नेट है तो आयरन को क्या करता है, वो अट्रैक्ट ही करता है। सर अपोजिट इस पोल केस इंड्यूस में कर देता है ना आयरन पे। हाँ हाँ, अपोजिट पोल इंड्यूस कर देता है। और इसमें करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे निकल रहे होंगे, तो यहाँ से ये ऐसे जा रहे होंगे तो अट्रैक्शन वगैरह एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं, वो तो इधर पोल 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 अट्रैक्ट करते हैं। सर हाँ सर इसमें पहले पी और क्यू केवल दिए मतलब गिवन थे, और हमने इसके बाद वाली कंडीशन लिखी है कि ये भी गिवन थी कंडीशन इफ वाली। हाँ 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 बिल्कुल। सर मतलब वो पूरा दिया था, फिर हमने केवल ये बताया ना कि पी मैग्नेट और क्यू आयरन रॉड है, ये आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर नेक्स्ट टर्म है पोल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टर्म है पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे पोल स्ट्रेंथ। लिख लो इसमें एक लाइन, strength of magnetic pole, the strength of a magnetic pole, the strength of a magnetic pole to attract magnetic material, to attract magnetic material towards itself is known as pole strength. The strength of a magnetic pole to attract magnetic materials towards itself is known as pole strength. उसी पोल स्ट्रेंथ के अंदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसी के अंदर पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मटेरियल of a magnet is represented by plus small m and minus small m. प्लस स्मॉल m लिख रहा हूं तो नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ, माइनस m लिख रहा हूं तो ये कन्वेंशन है और कुछ नहीं है, ऑफ साउथ पोल। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर और न्यूटन पर टेस्ला। एम्पियर मीटर और न्यूटन पर टेस्ला। सर रिपीट कर दीजिए। एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर और न्यूटन पर टेस्ला। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक मटेरियल
depends on nature of magnetic material, depends on nature of magnetic material and cross section area and cross section area. Its value does not depend on length of magnet. Its value does not depend on length of magnet. मतलब कहने का ये है, एक मैग्नेट ये है, लेंथ L है, L1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, तो इसका प्लस M1 माइनस M1, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और एक दूसरा है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2, ये A2, और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये प्लस M2, ये माइनस M2. तो इफ A1 is greater than A2, then M1 is greater than M2. बात समझ में आई? आवाज आ रही है? Yes, सर, आ रही है। Yes, sir. हाँ, ये क्लियर है ये वाला पॉइंट? yes, sir. गुड. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. एक टर्म है मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. सर एक सेकंड ये नोट कर लें। हाँ करो. एक बार रिपीट कर दिया। मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अभी पढ़ा था हमने मैग्नेटिज्म में. याद आया मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट? Yes, sir. ना ये ना सर. हाँ, मैग्नेटिक मूवमेंट नेक्स्ट टर्म है और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. सर एक चीज बता दीजिए, ये जो हाँ. आपने लिखा A1 ग्रेटर देन A2 देन M1 ग्रेटर देन M2, ये हाँ. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि कोई फॉर्मूला है इसका? कोई फॉर्मूला नहीं, एक्सपेरिमेंटल है, बताया, प्रॉपर्टी है मैग्नेट की. ओके सर. मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट म्यू से डिफाइन करते हैं. ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट जैसा ही है. कुछ आपको याद आ रहा होगा, यदि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका स्ट्रेंथ प्लस m है, इसका स्ट्रेंथ माइनस m है, इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ, सॉरी ज्योमेट्रिकल नहीं, इफेक्टिव लेंथ, L इफेक्टिव लेट से 2L है या 2A है. तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डिफाइन करते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता था? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज. यस सर। तो इसका कहां से कहां होगा म्यू का डायरेक्शन? साउथ से नॉर्थ. साउथ से नॉर्थ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा. और म्यू डिफाइन कैसे करोगे? वन स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ, जैसे चार्ज क्यू लेते थे, इनटू सेपरेशन बिटवीन पोल, इनटू 2L इनटू 2A बोला है. और डायरेक्शन कहां से कहां होगा? साउथ टू नॉर्थ. इन साइड मैग्नेट की बात कर रहे हैं, इन साइड मैग्नेट. दोनों टर्म डिफाइन हो गए, अलग से कहानी सुनाने की जरूरत तो नहीं है. नहीं सर। हाँ, सर आपने m इंटू 2 क्या लिखा उसके आगे? 2a 2A मैंने इफेक्टिव लेंथ को 2A माना है ना.
मैंने इफेक्टिव लेंथ को क्या माना है 2a। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. लिखो इसी के अंदर एक पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड मैग्नेट। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, direction will be from south to north inside magnet। दूसरा पॉइंट, its SI unit is ampere meter square। its SI unit ampere meter square और न्यूटन मीटर पर टेस्ला और न्यूटन मीटर पर टेस्ला। Sir, pole strength Ampere- scalar था ना? एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर पर टेस्ला। ठीक ठीक है। Sir, pole strength scalar था ना? क्या बेटा? Pole strength scalar था ना? हाँ, पोल स्ट्रेंथ स्केलर था। Okay, sir. हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग है वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। सर हेडिंग एक बार रिपीट कर दीजिए। वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। अब ये कुछ डेफिनेशन है, पॉइंट्स हैं, वो हमें समझने हैं। वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। सर पहला वर्ड क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। मैग्नेटिक वेरियस टर्म्स, वेरियस वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. हाँ, याद करते जाओ साथ में, ठीक है ना? करना तो है ही सही। लिखते जाओ पॉइंट के फॉर्म में। पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फिर भी लिख लो यहां पर। पहला टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई। और इस चैप्टर को मतलब इतना कमजोर मत मानना, थोड़ा सा बोरिंग सा है, याद करने वाली चीजें हैं, डेफिनेशन वगैरह, लेकिन इस चैप्टर से जेई मेन में 1-2 क्वेश्चन 100% आते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? 25 क्वेश्चन में यदि एक क्वेश्चन ही मिल गया तो कितनी बड़ी बात है। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई फर्स्ट टर्म है। लिख लो, बोल रहा हूं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस passing normally through, the number of magnetic lines of forces passing normally through a surface, passing normally through a surface is defined as magnetic flux। ऐसे ही तो वहां भी डिफाइन किया था, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स। याद आया? Yes, sir. हाँ, the number of magnetic lines of forces passing normally through a surface is defined as magnetic flux।
its SI unit is Weber. Its SI unit is Weber. और एक कन्वर्जन है वो लिख लो, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 to the power 8 मैक्सवेल. 1 वेबर इज इक्वल टू 10 to the power 8 मैक्सवेल. यस सर. हाँ, और जो वेबर है वो एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स है, मैक्सवेल जो है वो सीजीएस यूनिट ऑफ फ्लक्स. मैक्सवेल जो है वो सीजीएस यूनिट ऑफ फ्लक्स है. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. फ्लक्स डेंसिटी या फिर इसी को अभी तक हम बोल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड. याद आया? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलूं या फिर सिंपली मैग्नेटिक फील्ड बोलूं? या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलूं? तो नाम याद रखना, नाम में कंफ्यूज मत होना. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, सारे टर्म रिलेटेड है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. जैसे ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अभी डिफाइन कर रहा हूं. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उस पे एक मैग्नेट रख दिया. मैग्नेट नहीं, एक मटेरियल रख दिया. एक मटेरियल रख दिया. तो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है. ये कैसा मटेरियल है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेटिक मटेरियल? मैग्नेटिक सब्सटेंस. तो इधर साउथ पोल डेवलप हो गया, इधर नॉर्थ पोल डेवलप हो गया. तो इसमें भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएंगी और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डेवलप हुई. ये पहले तो जो मैंने लिखा है वो देख लो, वो क्लियरिटी से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर मैं डिफाइन कर रहा हूँ चीजें. दिख रहा है सर. सर हाँ, सर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव जाती थी, तो अगर मैग्नेटिक हाँ. फील्ड दिया हुआ है तो वो नॉर्थ से साउथ जा रही है. बेटा मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाते हैं, बाहर नॉर्थ टू साउथ जाते हैं. तो आपने जो अभी लाइन लाइन मैग्नेटिक फील्ड बनाई है तो वो नॉर्थ से साउथ जा रही है. बाहर नॉर्थ साउथ जा रही है, बाहर नॉर्थ साउथ जा रही है, अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही है. ओके. लिखो लिखो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन कैसे करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैसे डिफाइन. लिखो, व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस
when a piece of magnetic substance is placed in an external magnetic field. It's placed in an external magnetic field. ये external magnetic field है. When a piece of a magnet substance is placed in an external magnetic field, the substance becomes magnetized. The substance becomes magnetized. So then a piece के बाद क्या? When a piece of magnetic substance is placed in an external magnetic field, the substance becomes magnetized. The substance becomes magnetized. The number of magnetic lines, the number of magnetic lines the number of सर आपने magnetic lines मैग्नेटाइज के बाद क्या बोला? the number of magnetic lines of induction, the number of magnetic lines of induction inside a magnetized substance, inside a magnetized substance crossing unit area normal to their direction, crossing unit area normal to their direction is called magnetic induction or magnetic flux density. Is called magnetic induction or magnetic flux density. लिख लिया सबने? पूरा डेफिनेशन क्लियर है? पढ़ लो एक बार. Yes, sir. Yes. Pardon? इसी के अंदर it is a vector quantity. Its SI unit is Tesla. It is a vector quantity. Its SI unit is Tesla. ये दोनों टर्म क्लियर हो गए? यस सर. एक तो पहला टर्म था मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरा टर्म था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या फिर इसी को बोल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, या इसी को बोल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. अब इसमें ज्यादा कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ, ऐसे डिफाइन किए गए हैं, वो समझना है. हाँ बोलो. सर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगी? हाँ, वो मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी. यस. नेक्स्ट सही है. नॉर्मल टू देयर डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके नॉर्मल जो एरिया है मैग्नेटिक सब्सटेंस का. ओके सर. नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक परमेबिलिटी. मैग्नेटिक परमेबिलिटी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ याद आया? बार बार यूज हो रहा था म्यू नॉट. यस सर. ठीक है ना? तो परमेबिलिटी अब डिफाइन यहाँ कर रहे हैं.
ये भी वही जैसे- इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी के जैसा होगा। हाँ, परमिटिविटी जैसे डिफाइन करते थे वैसे ही भी डिफाइन कर रहे हैं। ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। फिर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक सॉफ्ट आयरन रख दिया। क्या रख दिया? सॉफ्ट आयरन। तो जो सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बना लो पहले, फिर लिखते हैं, डिफाइन करते हैं। तो पिछले वाले केस के जैसी बनेगी ना, मतलब हाँ मतलब ऐसी बनेगी। वहां पर ज्यादा स्टेट दिखाया, यहाँ पर थोड़ा सा कर्व होंगी बेसिकली, हल्का सा। ड्रॉ कर लिया तो लिखें। देखो, इट इज द डिग्री, इट इज द डिग्री और एक्सटेंट, इट इज द डिग्री और एक्सटेंट टू विच, इट इज द डिग्री और एक्सटेंट टू विच magnetic lines of forces, it is the degree or extent to which magnetic lines of forces, magnetic lines of force can enter a substance, can enter a substance can enter a substance। ये लाइन पूरी हो गई नहीं हुई? It is the degree or extent to which magnetic lines of forces can enter a substance। ये तो एक डेफिनेशन हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं, तो और करके लिखो। और करके लिखो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम, characteristic of a medium which allow, characteristic of a medium which allows magnetic flux, characteristic of a medium which allow magnetic flux to pass through it, magnetic flux to pass through it is called its permeability, is called its permeability। मतलब दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम है which allow magnetic flux to pass through it is called its permeability। मतलब दूसरा फिगर जो दिखाया है, तो सॉफ्ट आयरन से ज्यादा नंबर ऑफ लाइन पास हो रही हैं। ये जो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, ये एयर में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? एयर में। अब यदि एयर का उतना एरिया देखें, ये एयर का, तो इसमें कुछ नंबर ऑफ लाइन जा रही हैं, लेकिन आयरन का ही उतना एरिया देखें क्रॉस सेक्शन, तो नंबर ऑफ लाइन क्या हो रही हैं? ज्यादा एंटर हो रही है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहा हूँ। तो आयरन सर एक बार फिर से बता दीजिए। यदि मैंने एक कोई क्रॉस सेक्शन एरिया लिया एयर वाला, एयर में 4 नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। यस
और उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया लिया सॉफ्ट आयरन रॉड का, तो उससे नंबर ऑफ लाइनें ज्यादा पास हो रही है, मतलब ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा है। सर मतलब एंट्रेंस जितना मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा है और जो बाहर निकलनी है वैसे। बेटा जितनी इंटरलोक उतनी बाहर निकलेंगी। नंबर ऑफ फ्लक्स कैसे डिफाइन किया है? इससे इतना एरिया एयर का लिया तो फ्लक्स कितना हो गया? 4 नंबर में तो फ्लक्स कम है ना। हाँ सर ठीक। सर मतलब ये मटेरियल से डायरेक्शन को चेंज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, कि उसको अलाउ कर रहा है ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने एंटर कराने के लिए। ओके सर, अट्रैक्ट कर रहा है तो सर उससे डायरेक्शन भी तो चेंज हो जा रही है थोड़ी। हाँ होने दो। ओके सर। ठीक है ना। तभी तो हम सोलेनॉइड में आयरन को डालते थे, तभी तो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती थी। यस यस सर इसका सिंबल म्यू है कि म्यू नॉट है? म्यू 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 सर इसमें जो है तो एयर में म्यू नॉट बोल देते हैं, जैसे एप्सिलॉन था ना, एप्सिलॉन नॉट। यस सर। तो वैसे ही म्यू है जनरल। सर इसमें जो बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है वो मीडियम की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो मतलब मैग्नेटाइज होके खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सर तो अगर एयर में नहीं है, किसी और मीडियम में, तो किसी फैक्टर से बढ़ता है क्या? हाँ सॉफ्ट आयरन में बढ़ जाता है, किसी में कम भी हो जाता है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। सर शायद से जितने फ्री आयंस होंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका। हाँ हाँ ठीक है ना। तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक बिहेवियर उसके मतलब सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। यस ठीक है। यस सर। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट भी लिख सकता हूं। यहाँ सब लिख लो चीजें। म्यू नॉट है परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस और एयर। म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। सर अगर मैंने दो मटेरियल जोड़ के रख दिए और मेरे को सेकंड मटेरियल का निकालना परमेबिलिटी, तो सर ये फ्री स्पेस वाली परमेबिलिटी लेंगे कि जो फर्स्ट हम लोगों ने मटेरियल लिया उसकी लेंगे? मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। उनको रिजल्टेंट लेंगे, वो चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी रुक जाओ। सर मान लीजिए सर। ओके हाँ पहले इसको पूरा कर लें। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर हो गया। तो यहाँ पर म्यू आर है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। लिख लो पहले परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। सर वो तो म्यू नॉट है ना? हाँ म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। ठीक है। और म्यू आर जो है, म्यू आर को बोल रहे हैं रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। म्यू आर को बोल रहे हैं रिलेटिव परमेबिलिटी of the medium. So relative permittivity of medium is defined as B divided by B naught. ये है flux density in medium. Flux density in medium. और ये है फ्लक्स डेंसिटी इन एयर। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसमें डिफाइन कर रहे थे, जैसे
एप्सिलॉन आर को डिफाइन कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, याद आया? हाँ, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन मीडियम डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वैक्यूम। तो ये आपका रिलेटिव परमेबिलिटी, और इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। लिख लो, ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। पहले बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी क्लियर है जो मैंने डिफाइन किया है? यस सर क्वेश्चन पूछना अब मैं। हाँ आप बोलो। सर मान लीजिए एयर है और उसमें हमने दो मीडियम रखे हैं जोड़ के, और सर वो एयर फर्स्ट मीडियम से पास, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट और सेकंड मीडियम से पास कर रही है, और हमसे पूछा गया सेकंड मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी। तो सर उसमें फ्री स्पेस जहाँ पे आपने लिखा है म्यू नॉट, तो वहां पे सब फ्री स्पेस वाली लेंगे कि फर्स्ट मीडियम की लेंगे परमेबिलिटी? फ्री स्पेस वाली लेंगे सर। तो फिर वो रिलेटिव परमेबिलिटी उन दोनों के रिस्पेक्ट में नहीं आ जाएगी? तो वो एयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन सर मैं सेकंड मीडियम का सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है? एक तरफ उसकी मीडियम है, दूसरी तरफ एयर है। सेकंड वाले के जानना चाह रहा है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर जानना चाह रहा है या विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मटेरियल जानना चाह रहा है? सर अब सर इसमें सर एक तरफ तो पहले सुन लो, मैंने जो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन किया वो विद रिस्पेक्ट टू एयर बाय डिफॉल्ट। सर वो ठीक है, लेकिन सर इसमें हम लोग कैसे बताएंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एयर की मीडियम है, क्योंकि सर उसमें एक तरफ ऑब्जेक्ट है और एक तरफ एयर होगा। बेटा एयर में दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं ना? यस सर। एयर में दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं महाराज, तो पहले ऑब्जेक्ट की पूछेगा, तो यदि उसने ये डिफाइन नहीं किया है कि किसके रिस्पेक्ट में, तो बाय डिफॉल्ट एयर के रिस्पेक्ट में होगा। तो यदि पहले ऑब्जेक्ट की बताना पड़ेगी, तो पहले ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड डिवाइड बाय एयर की मैग्नेटिक फील्ड। सर सेकंड की वजह से, हाँ सर बताइए। वो तो हो जाएगा वो पहले वाले का रिलेटिव परमिटिविटी ऑब्जेक्ट का। लेकिन सर सेकंड, पहले सुन लो पूरी बात। दूसरे वाले का पूछेगा, मेंशन नहीं किया गया है, तो बाय डिफॉल्ट मतलब ये हुआ कि दूसरे वाले की इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है डिवाइड बाय एयर का मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सेकंड वाले का रिलेटिव परमिटिविटी हो गया विद रिस्पेक्ट टू एयर। यदि कुछ बोला नहीं है तो बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर ही निकालना है सर। लेकिन पूछेगा, सुनता जा, यदि वो पूछ रहा है कि पहले वाले का रिलेटिव परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट, तो पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना है डिवाइड बाय दूसरे वाले का मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मिलेगा पहले वाले का रिलेटिव परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट। यदि सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का रिलेटिव परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड, तो ये देगा म्यू आर ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब बोल सर। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस और फोर्सेस जो मैग्नेटिक लाइंस जो उसमें एंटर करेंगे वो इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएगी उसके मीडियम, मतलब उसके बगल वाले मीडियम? जैसे सर इनकमिंग में तो एयर है फर्स्ट मीडियम के लिए, लेकिन सर जब आउट, मतलब सर जब बाहर निकलेगा तब सर सेकंड मीडियम की वजह से कुछ अट्रैक्शन होगा, तो वहां पे मैग्नेटिक लाइंस कम नहीं हो जाएंगे फिर? होने तो जो होना है, हम नहीं मतलब उससे रिलेटिव का मतलब ये है बस। ओके सर। ठीक, म्यू आर जनरली कुछ नहीं बोला गया, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर, फिर जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका। बात समझ में आई नहीं आई? जल्दी बोलो। यस। बाकी लोग? जी यस सर। यस सर। हाँ यस सर। नेक्स्ट टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या ब्रैकेट में लिख लो मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड
फोर्थ टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये सिंपली मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या सिंपली मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लिया बेटा? यस यस ठीक है, चलो यार नेक्स्ट टाइम लिखवाऊंगा, मेरा गला दर्द करने लगा बोल बोल के। चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, फिर समझने वाली चीजें आ जाएंगी। सर थोड़ा और कुछ। सर ये हाँ, मॉड्यूल से ही हो तो आप बोल दीजिए, हम लोग लिख लेंगे, आप समझा दीजिएगा बस। एक काम करो, तो मॉड्यूल से नोट्स बना लेना तुम अपने आप, नेक्स्ट लेक्चर के लिए बना के रखना, तो कम लिखना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो एक आध लाइन वाइन छोड़ते जाना, तो वहां लिख लेना, ठीक है? सर तो आप बता दीजिए कौन से सारी हेडिंग लिख लें हम उसकी। हाँ, सारी हेडिंग वो सब मिल जाएंगी, इसी सीक्वेंस में है। ओके सर। ओके सर। ठीक सर है, अगले तो लिख लेक्चर लेना। तक खत्म हो जाएगा ना? हाँ, अगले लेक्चर में यदि तुम लोग नोट्स बना लोगे तो खत्म करना आसान हो जाएगा। पढ़ लेना, बिल्कुल वैसा ही है। सर आपके पास मॉड्यूल पीडीएफ में है? मेरे पास मॉड्यूल है ही नहीं। मॉड्यूल वहां पे आ गया सेंटर पे। मेरा सेंटर से कलेक्ट कर लो फिर तुम लोग, ठीक? हार्ड कॉपी होगा सेंटर पे, वो कलेक्ट कर लेना। ओके सर। चलो ठीक। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन बता दीजिए सर। सर उन्होंने ईयरफोन निकाल दिए शायद।